नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज मैं शुरू करूंगा, आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा और ये आंकड़े हमारे देश की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल हालात को लेकर हैं और शायद आपको ये आंकड़े और कहीं भी इस पर कोई डिस्कशन नहीं आपको मिलेगा, ना ही ये आप तक पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन्फ्लेशन की। पिछले साल 2022 में ये आरबीआई के आंकड़े आ चुके हैं। हमारा औसतन इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगभग 7% के आसपास रहा और होलसेल प्राइस इंडेक्स वो 5 से 15% के बीच में रहा, जिससे आपकी कमोडिटीज की प्राइसेस वहां से डिटरमिन होती हैं। और आज भी ये इसी तरह चल रहा है। कभी टमाटर 150 रुपए किलो हो जाता है, कभी प्याज 100 रुपए किलो हो जाती है। ये चीज कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। दूसरा बात करते हैं सरकारी बोरोइंग्स पर। ये बाजार से पैसा कंटिन्यूअसली मोदी सरकार ये उठाए जा रही है। आज हमारी जो बोरोइंग्स हैं वो जीडीपी का 50% तक पहुंच गई हैं। इस वक्त 1845 बिलियन डॉलर मोदी सरकार बाजार से उठा चुकी है। और मैं ये बता दूं कि ये बोरोइंग्स हमेशा 20 से 25% जीडीपी की पहले रहती थी। तीसरी चीज है इंपोर्ट डेफिसिट। ये भी आपको नहीं बताया जाता है। हमारे मंत्री साहब पीयूष गोयल बड़े जोर शोर से बोलते हैं कि हमारा टारगेट से ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है 770 बिलियन डॉलर्स। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि ये सब करने में देश का घाटा एक ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है जो 122 बिलियन डॉलर्स का है। और ये तब है जबकि आईटी एक्सपोर्ट्स और बीपीओ सर्विसेज का प्रॉफिट भी इसमें से निकाल दिया गया है। अगर आप वो हटा देंगे तो हमारा नेट ट्रेड घाटा लगभग 200 बिलियन डॉलर्स का इस वक्त हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो सकती है आने वाले सालों में। ऐसे इंडिकेशंस आने लगे हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने अभी हाल ही में इंपोर्ट्स पर कर्व लगा दिया है जो चाइना से आते हैं कंप्यूटर पार्ट्स पर। इस पर मैं अलग से एक प्रोग्राम करूंगा कि इस पर इससे क्या असर होगा। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हमारा जो नेट फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर जा रहा है देश से, वो बहुत ही ज्यादा हो गया है, अनकंट्रोल्ड हो गया है एक तरह से। और इसी वजह से मोदी सरकार ने एक दूसरा काम भी किया था कि जब आप बाहर पैसा भेजेंगे तो उस पर 20% का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रहेगा। यानी कि अगर आप $100 भेजेंगे तो $20 का उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा जो आपके खाते में रहेगा और फिर आप साल के एंड में वो रिटर्न भरकर वापस क्लेम कर सकते हैं। नेट फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो का मैं आपको जल्दी से आंकड़ा दे देता हूं। वो पिछले साल 2022-23 में 28 बिलियन डॉलर पहुंच चुका था। 28 बिलियन डॉलर, जो कि नेट फॉरेन एक्सचेंज 2014-15 में केवल 1.3 बिलियन डॉलर हुआ करता था। इस बारे में पिछले हफ्ते दी वायर और इकोनॉमिक टाइम्स में डिटेल आर्टिकल छपे हैं। चिंताजनक बात यह है कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से बाहर गया पिछले साल 28 बिलियन डॉलर का, वो हमारे देश में जितना इन्वेस्टमेंट आया है बाहर से, जिसको एफडीआई बोलते हैं, उससे ज़्यादा ये क्रॉस कर गया है। यानी कि नेट आउटफ्लो हमारा अब नेगेटिव हो गया है। देश में कम इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेकिन यहाँ के खर्चे बढ़ गए हैं। और जैसा मैंने बताया उधर ट्रेड में घाटा भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो नेट बात यह है कि देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व धीरे धीरे कम हो जाएगा और यही चिंता मोदी सरकार को सताए जा रही है। देश के बाहर अगर आपको पैसा भेजना है तो उसके लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम सरकार ने बनाई है, जिसको शॉर्ट में एलआरएस बोलते हैं।
ये वही स्कीम है जिस पर अक्टूबर से 20% का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगाया है। अगर आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा साल में भेजते हैं तब आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। इस स्कीम के अंतर्गत आप एक साल में प्रति व्यक्ति $2.5 लाख तक देश के बाहर भेज सकता है। ये कई कामों के लिए आप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी एनआरआई को उधार दे सकते हैं, बच्चों का एजुकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, मेडिकल खर्चे, आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बाहर के कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं इत्यादि। ये लिस्ट आरबीआई की साइट पर अवेलेबल है। एलआरएस के अंतर्गत 2013-14 में लगभग $1 बिलियन प्रतिवर्ष आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का होता था। 2014 में ये करीब $1.3 बिलियन था। उसके बाद आप देखेंगे तो ये ग्राफ एक तेजी से ये ऊपर चलता ही जा रहा है, इसमें गिरावट नहीं आ रही है। पिछले वर्ष जैसे मैंने कहा 22-23 में ये $27 बिलियन से ज्यादा हो गया था, और इस वर्ष का जो अनुमान है वो लगभग 35 से 38 बिलियन डॉलर्स का ये एस्टिमेट किया गया है। ये कौन वो लोग हैं या कौन सा सेगमेंट है हमारे देश का जो ये पैसा बाहर भेज रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको इसी एपिसोड में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सरकार का नैरेटिव दिखाता हूं कि वो लोग क्या बोलते हैं। सरकार जब बात करेगी वो हमेशा ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेगी, लेकिन उसको बोलेंगे एफडीआई। ये टेबल आपको दिखाया जाएगा जिसमें कहा गया है कि 12-13 में एफडीआई हमारे देश में लगभग $34 बिलियन का था। मोदी जी के आने के बाद ये लगभग दुगना हो गया। 2016-17 में $60 बिलियन हो गया। उसके बाद 3 साल तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ये बात छुपाई जाएगी। लेकिन फिर से 2021-22 में ये बोला गया कि एक रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हुआ है $84.8 बिलियन का। और इस वर्ष, पिछले वर्ष आधे साल में जब तक का ये डेटा है, 70-71 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका था। अब एक आम नागरिक के लिए ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको आगे की कहानी दिखाता हूं। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इस ग्रॉस में से अब खर्चे निकालने होते हैं या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले आता है रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। ये कंपनीज जो हमारे यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या ओरेकल है, ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो जो मुनाफा हिंदुस्तान में होता है उसका एक भाग वो वापस भेज सकते हैं, तो वो इसमें से घटाया जाता है। कई बार यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं, तो वो सारा पैसा वो वापस ले जाते हैं। जो इन्वेस्ट किया, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहाँ पे डिसइन्वेस्ट किया, तो वो पैसा ले जाते हैं, तो ये घटाया जाता है। दूसरा, हिंदुस्तान से जो लोग बाहरी देशों में जो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड, वो भी इसमें से निकाला जाता है। ये दूसरा एक बड़ा खर्चा है। अब ये दो खर्चे निकालने के बाद जो बाकी बचता है उसको नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। 2012-13 में $34 बिलियन आया, खर्चे अगर हमने निकाल दिए तो बाकी बचा लगभग $20 बिलियन का। जिस साल हमारे पास 81-82 बिलियन आया था 2020-21 में, ये सब खर्चे निकालने के बाद लगभग $44 बिलियन हमारे यहाँ बचा था। लेकिन ये देखेंगे आप कि ये धीरे धीरे ये कमी होती जा रही है, यानी कि यहाँ पे ये खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट उसी लेवल का आ रहा है, लेकिन खर्चों में वृद्धि होती जा रही है। 2022-23 में 70-71 बिलियन जो आया था, उसमें से केवल $28 बिलियन ही एफडीआई देश में बचा है। इस ग्राफ में मैंने नेट और ग्रॉस एफडीआई को प्लॉट किया है 12-13 से लेकर 22-23 तक। तो हरे रंग का जो ग्राफ है वो ग्रॉस है, यानी कि जितना टोटल देश में आया,
और नेट एफडीआई जो खर्चे के बाद बचता है वो नीचे लाल लाइन है। तो चिंताजनक बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो दूरी है, यानी कि जो घाटा है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। यहाँ पे आप ये एरो लाइन देखेंगे तो छोटी है, 2013, 14, 15 तक भी ये ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहे थे, समानांतर चल रहे थे, लेकिन उसके बाद तेजी से ये दोनों लाइनें अलग अलग होती जा रही हैं, यानी कि घाटा बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब मैं अंत में आपको दिखाता हूं कि ये कौन सा सेगमेंट है हमारे देश के लोगों का जो बाहर पैसे लेके जा रहा है। लगभग 50% जो बाहर पैसा हम लोग खर्च कर गए हैं उसमें दो कैटेगरीज के लोग आते हैं। एक तो जो ट्रैवल और टूरिज्म, अगर आप देखेंगे तो 2014-15 के बाद ये बहुत स्टीपली बढ़ा है। बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग अब बाहर छुट्टी मनाने, टूरिज्म के पर्पज से बाहर जाने शुरू कर दिया है। दूसरा सेगमेंट है हमारे देश से जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वो भी 14-15 के बाद उसमें एक बहुत तेजी से वृद्धि आई है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारा आउटफ्लो स्टूडेंट्स की वजह से भी हो रहा है। हालांकि स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं और बाहर अगर सेटल हो जाते हैं तो वो रेमिटेंस के तौर पर कुछ ना कुछ वापस अपने देश में ज़रूर भेजते हैं। तो वो फिगर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ट्रैवल और टूरिज्म का पैसा तो एक तरह से बाहर चला ही जाता है। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लगभग 30% जो हमारा बाहर एफडीआई जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट्स में के तौर पर जा रहा है। इक्विटी, डेट, डिपॉजिट्स बाहर लोग कर रहे हैं या प्रॉपर्टी बाहर खरीद रहे हैं। इस पर मैं आगे एक स्लाइड दिखाऊंगा। ये इन्वेस्टमेंट 2021-22 में $746 मिलियन तक पहुंच गया था, जो एक साल में, उससे एक साल पहले केवल 431 मिलियन था। तो ये भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस ग्राफ में मैंने डिपॉजिट्स दिखाए हैं। 2014 में $51 मिलियन था, जो बढ़कर 21-22 में $830 मिलियन हो गया है। 22-23 के फिगर्स आप मत लीजिएगा क्योंकि ये पार्शियली हैं, आधे साल के हैं। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो लोग बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो भी पिछले साल 20-21 के बाद में एकदम तेजी से बढ़ा है। और वही ट्रेंड इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट में भी, जैसा कि प्रॉपर्टी का ट्रेंड है वैसा ही इसमें भी देख रहे हैं। पिछले साल 20-21 के बाद से ये भी एकदम तेजी से ऊपर बढ़ा है। तो पिछले 2 साल में एकदम तेजी से वृद्धि आई है। लोग बाहर प्रॉपर्टी खरीदने लगे हैं, बाहर के स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर जाने लगे हैं और ज़्यादा टूरिज्म शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर नेट फॉरेन एक्सचेंज देश में उसमें कमी होती जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि कितने भारतीय लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टी इस वक्त खरीदी हुई है। लगभग 35,000 इंडियंस ने, ये लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं। 69,000 प्रॉपर्टीज हिंदुस्तानियों के नाम है, जिसका टोटल वैल्यू इस वक्त $30 बिलियन है। एक प्रॉपर्टी की एवरेज कीमत 3.5 करोड़ के आसपास है। और इसी वजह से इंडियंस वो लार्जेस्ट ग्रुप बन गया है दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में। 20% दुबई की प्रॉपर्टीज आज की तारीख में भारतीय लोगों के पास है। दूसरा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप है, वो यूके के लोगों का है, जहां 23,000 लोगों ने लगभग 40,000 प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं। $15 बिलियन उसकी वैल्यू है। 2016 में लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट्स हमारे बाहर पढ़ते थे। 2019 आने तक ये 7,70,000 तक पहुंच गया। 2021 में ये फिर से तेजी से वृद्धि आई और इस वक्त लगभग 11.5 लाख स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने लगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक आते आते लगभग 18 लाख स्टूडेंट्स बाहर पहुंच जाएंगे। पहले ज़्यादातर लोग मास्टर्स डिग्री लेने बाहर जाते थे, लेकिन अब ट्रेंड ये भी देखा गया है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी लोग बाहर जाने लगे हैं।
एक स्टूडेंट पर लगभग $50,000 का खर्चा आता है। तो अगर 18 लाख स्टूडेंट्स बाहर इस वक्त होंगे तो वो $90 बिलियन का आउटफ्लो रहेगा। 3 लाख स्टूडेंट्स अगर हर साल गए तो लगभग $15 बिलियन हर साल नेट फॉरेन एक्सचेंज देश से बाहर जाएगा। और मोदी सरकार की चिंताएं यही नहीं खत्म हो जाती। अगर लोग बाहर जाते हैं और नॉन रेजिडेंट इंडियन रहते हैं तो देश को किसी न किसी तरह का फायदा वापस पहुंचता है। लेकिन अब देखा यह गया है कि जो भारतीय अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं उसमें भी तेजी से वृद्धि आ रही है। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लोकसभा में प्रस्तुत किया था। इसमें पिछले साल 2,25,620 लोगों ने सिटीजनशिप अपनी हिंदुस्तान की त्याग दी थी। तो ये जो लोग चले जाते हैं देश छोड़कर, वो हमेशा वही लोग हैं जो सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है। एक आदमी जाता है तो उसके साथ देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।